मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए सोशल साइंस में। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है एक। ये जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। लिखा हुआ है चावल है धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मतलब चावल की खेती के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उनका वर्णन करना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि चावल की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। क्या क्या होता है? चावल उगाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि आपको तापमान चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है कि चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा अपेक्षित है। मतलब क्या है? चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा अपेक्षित है। कम वर्षा वाले भागों में चावल सिंचाई करके उगाया जाता है। मतलब जहाँ पर बरसात नहीं होगी तो वहाँ पर आपको मजबूरी में ही पानी वहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसमें कोई वाली बात नहीं है। तो चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा अपेक्षित है, आवश्यक है, यह है। आगे लिखा हुआ है कि चावल उगाने के लिए जलोढ़ एवं तथा डेल्टाई भूमि सर्वश्रेष्ठ रहती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि चावल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी रहती है, तो जलोढ़ रहती है या डेल्टाई कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि नहरों का जल जाल तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई की सुगमता होने के कारण चावल की खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बहुतायत से की जाती है। मतलब जो आपको नाम दिए गए राज्यों के, इन राज्यों में खेती जो है बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसके क्या लाभ हुए हैं। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसे के क्या लाभ हुए हैं। तो देखिएगा ऑपरेशन फ्लड क्या है कि श्वेत क्रांति कार्यक्रम को ही ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड क्या है कि श्वेत क्रांति कार्यक्रम को ही ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया है। सरकार ने भारतीय पशुओं की नस्ल सुधारने, उनकी हीन दशा को दूर करने तथा दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम लागू किया था। इसके निम्नलिखित लाभ हुए हैं। अब समझना बात है यहाँ पर कि ऑपरेशन फ्लड क्या है कि श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया है। मतलब जो ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है वो श्वेत क्रांति को ही कहा जाता है। और सरकार ने क्या किया था? सरकार ने भारतीय पशुओं की नस्ल सुधारने, इसका मतलब किया, उसका यूज क्यों किया था, लागू क्यों किया था? क्योंकि भारतीय पशुओं की नस्ल सुधारने, उनकी हीन दशा को दूर करने और दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम लागू किया गया था, ठीक है। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए लाभ क्या हुए, इससे लाभ देख लीजिएगा। यहाँ पर लाभ ये हुआ कि पशुओं की नस्ल और दशा में गुणवत्ता को सुधार आ गया, जिस काम के लिए किया था वो काम हो गया। फिर आगे है कि भारत में दूध की नदियां बहने से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। मतलब क्या है कि भारत में दुग्ध की पैदावार अधिक होने लगी, ये मतलब है दूध की नदियां नहीं बहना है, अधिक होने लगी पैदावार। फिर आगे कि दूध का उत्पादन बढ़ने से पशुपालकों की आय बढ़ गई। मतलब जो पालने वाले थे जानवरों को, उनकी भी आय बढ़ गई। आगे लिखा कि दूध तथा दुग्ध उत्पादन राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सहायक बन गए। कि दूध और दूध से उत्पादन जो होने लगा, चीज़ें बनने लगी, उससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होने लगी, ठीक है। समझ लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से फिर से देख लीजिएगा, समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि खनिज क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये आपसे कहा गया है। लिखा हुआ है कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप वह तत्व है। खनिज क्या है? खनिज एक वह तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। क्या होता है? जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली सुई से लेकर जलयान तक की सभी खनिजों से बने हैं। मतलब हम जिस चीज़ का यूज करते हैं, सुई हो चाहे वो जलयान हो, मतलब जल में यात्रा करने वाला तो जहाज वगैरह हो, सभी खनिजों से ही बने हैं। सड़क बनाने के पत्थर, मशीन बनाने का लोहा तथा कार, बस, रेल सभी खनिजों से बनते हैं। ऊर्जा संसाधन द्वारा संचालित होते हैं। अतः खनिज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मानव विकास की समस्त अवस्थाओं, सजावटों, त्योहारों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भी खनिजों की पैठ बनी हुई है। तो समझ लिया होगा आप लोगों ने खनिज क्या होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि भारत के 5 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए, उनकी स्थिति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा पहला हो जाएगा यहाँ पर नरौदा। नरौदा परमाणु शक्ति गृह है, ये कहाँ पर है? नरौदा राज्य उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? नरौदा उत्तर प्रदेश। दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है कोटा परमाणु शक्ति गृह। कोटा परमाणु शक्ति गृह कहाँ है? कोटा राजस्थान में है। आगे लिखा हुआ है तारापुर परमाणु शक्ति गृह, ये कहाँ है? ये तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके आगे देखिए अगला लिखा हुआ है कलपक्कम शक्ति गृह, ये कहाँ है? चेन्नई में है, तमिलनाडु। ठीक है, आगे लिखा हुआ काकरापाड़ा परमाणु शक्ति गृह, काकरापाड़ा गुजरात में है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि भारत में लौह उत्पादक पर संक्षिप्त मतलब उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। तो भारत में लौह अयस्क की पेटियां निम्नवत हैं, कहाँ कहाँ हैं? ओडिशा, झारखंड पेटी, दुर्गापुर। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप टिप्पणी, संक्षेप में लिखिए क्या क्या है? तो भारत में लौह अयस्क की पेटियां निम्नवत हैं, ओडिशा में, झारखंड पेटी, दुर्गा बिस्तर, चंद्रपुर पेटी, बिल्लारी चित्रकूट, फिर लिखा कल्लगम कक्कम कक्कम गुलूरू। ठीक है, तुमुकुरु पेटी तथा महाराष्ट्र की गोवा पेटी। समझ गए यहाँ पर? तो अयस्क के उत्पादन संक्षेप में लिखना है, मतलब पूछा गया है कि भारत में अयस्क लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए, तो ये लिख गया यहाँ पर। ठीक है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन भी है। और है यहाँ पर देखना, देखिए ये क्वेश्चन हमारा आ गया है और इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये सही से समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझना है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, नंबर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, नंबर 3 राज्य राजमार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। तो लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मतलब कौन कौन से हैं? दिल्ली आपकी है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। इन चारों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महानगरों को जोड़ने वाला जो महाराजमार्ग बनाया गया है, यही स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। इससे परिवहन में सुविधा हो गई है। मतलब समझिएगा, आपसे कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? कि भारत सरकार द्वारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महानगरों को जोड़ने वाला जो महाराजमार्ग बनाया गया है, यही स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है। इससे परिवहन में बहुत सुविधा हुई गई है। ये तो हो गया आपका। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? कि वे राजमार्ग जो एक राज्य को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं तथा जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH कहलाते हैं। ये बहुलेन मार्ग होते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग समझ गए यहाँ पे क्या है? कि वे राजमार्ग जो एक राज्य को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं, जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH कहलाते हैं। यह बहुलेन मार्ग होते हैं। अगला लिखा हुआ है राज्य राजमार्ग। वे राजमार्ग जो राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। वे राजमार्ग हैं जो राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं तथा जिनका निर्माण और रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग करते हैं, राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।